हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सी टेट का ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, द कॉमन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इज। सामान्य तत्व जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों में उपस्थित होता है या दोनों में मौजूद होता है, उसे क्या कहते हैं? तो क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ये 4 ऑप्शन में से हमें देखना है। तो कार्बन इसका आंसर होगा। कार्बन कार्बन जो है ना, वो ऐसा तत्व है जो कि सभी लिविंग थिंग्स में कार्बन कुछ ना कुछ फॉर्म में होता है, और वो एक कार्बन कंपोनेंट जो होता है, ये मॉलिक्यूल्स में भी होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में होता है, प्रोटीन में होता है, और लिपिड्स में, न्यूक्लिक एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कार्बन किस किस चीज में होता है? प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, देयर इज ए स्पीसीज जो ए there is a species A of plants that grow in a huge number but found only in B part of India। स्पीसीज ए ऑफ प्लांट्स जो है, जो कि बहुत बड़ी संख्या में उगता है, लेकिन पूरी दुनिया में भारत के बी हिस्से में पाई जाती है। तो विच टाइप ऑफ स्पीसीज इज। तो ये स्पेसीज जो है ना, उसको हम कहते हैं एंडेमिक स्पेसीज। तो एंडेमिक स्पेसीज क्या होता है, पहले इसको समझ लें हम। एक होता है एंडेंजर्ड, जो संकट में स्पेसीज होती है। तो संकट में जो होगी वो तो प्रचुर मात्रा में नहीं पाई जाएगी। अबंडेंट प्रचुर मात्रा हुआ, एक्सोटिक विदेशी। तो एंडेमिक स्पेसीज वह स्पेसीज होती है जो किसी पर्टिकुलर रीजन में ही पाया जाता है, किसी खास क्षेत्र में ही पाया जाता है, और कहीं भी दुनिया के किसी हिस्से में नहीं पाया जाता है, केवल किसी खास हिस्से में पाया जाता है। तो एंडेमिक जो है ना, वो एंडेमिज्म एंड किसको मैं फिर से हटा के, एंडेमिज्म, ये जो है ना, यह एक स्थिति है। किस तरह की स्थिति है? एंडेमिज्म इज इकोलॉजिकल स्टेट है, जो कि स्पीसीज का स्टेट होता है। और ये स्टेट जो है, ये यूनिक होता है। ये स्टेट ही बताता है, एक इकोलॉजिकल स्टेट जो एंडेमिज्म है, वह इस चीज को दर्शाता है कि ये जो स्पीसीज है, ये जो प्रजाति है, वह एक अनूठी प्रजाति है, और किसी एक डिफाइंड, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में ही, किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे किसी आइलैंड में, किसी नेशन में, किसी कंट्री में, या किसी डिफाइंड जोन में। तो ये ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी एक प्लेस में ही पाई जाती है, और आर नॉट एंडेमिक टू इट इफ दे आर फाउंड एल्सवेयर। तो इसीलिए इसे स्थानिक कहा जाता है, और यह स्थानिक नहीं रहेगा अगर कहीं और पाया जाएगा तो। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि बाई कलर्ड फ्रॉग, दो रंग का जो बाई कलर्ड फ्रॉग, दो रंग का मेढक होता है, जो पूरी दुनिया में केवल वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, और कहीं भी दूसरी जगह नहीं पाया जाता, इसीलिए ये वहाँ का स्थानिक हो गया। ठीक है, अगर कहीं और पाया जाएगा तो वो एंडेमिक नहीं रह जाएगा। तो इसका आंसर होगा एंडेमिक। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
Which of the following is not a part of 5 E's? Not a component of 5 E's. निम्नलिखित में से कौन 5 E's का घटक नहीं है? तो 5 E's क्या है? ये 5 E's जो है ना, किसका फाइंडिंग है? कौन इसको लाया है? तो ये फाइंडिंग है एटकिन एंड कार्पलस का फाइंडिंग है। ये क्या है कि उन्होंने 5E मॉडल बनाया, 5E मॉडल। इसमें क्या क्या होता है? ये मॉडल जो है वो स्टूडेंट को क्या अलाउ करता है कि कॉन्सेप्ट को बहुत सारे स्टेप्स के द्वारा समझने में मदद करता है या अलाउ करता है। तो ये फेज, अलग अलग फेज, बहुत सारे फेजेस में, फेजेस मतलब ये जो फेजेस हैं वो स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स के जरिए स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करता है। तो ये कौन कौन सा है? ये है, पहला है इंगेज, दूसरा है, पहला इंगेज, दूसरा एक्सप्लोर। अभी हम 5 लिखेंगे, उसी में पता चल जाएगा कि कौन इसमें से घटक नहीं है। तीसरा है एक्सप्लेन, चौथा है एलाबोरेट, पांचवा है इवैल्यूएट। तो कौन सा नहीं है? 5 का घटक कौन सा नहीं हुआ हमारे हिसाब से? हमने 5 में से 4 लिख दिया, तो इसमें एस्टिमेट जो है वो घटक नहीं है, 5E का घटक नहीं है। कौन सा नहीं है? तो एस्टिमेट। तो हमारा आंसर है 3 का आंसर है, आंसर इज 3। ठीक है, तो ये जो है ना, ये 5E's लर्निंग साइकिल है। 5E's का जो है ना, ये 5E's जो है लर्निंग साइकिल है, जो कि स्टूडेंट को 5 फेजेस से गुजारता है। इस मतलब लर्निंग साइकिल लीड्स स्टूडेंट्स को कितने साइकिल तक ले जाता है? थ्रू 5 स्टेजेस, 5 स्टेजेस से गुजारता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, वो स्टेजेस क्या क्या हैं? इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट एंड इवैल्यूएट। मूल्यांकन करें, एक्सप्लोर करें, समझाएं, और क्या करना है? विस्तार से वर्णन करें, एलाबोरेट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये एल्किन और एटकिन एंड कार्पलस का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। Who has given the concept of 5E's? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द गैस्ट्रिक juice in the stomach of human being is dash and aids in digestion of food। मनुष्य के पेट में जठर रस होता है जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसमें क्या क्या है? अल्कलाइन, क्षारीय, एम्फोटेरिक, उभयधर्मी, न्यूट्रल तथा एसिडिक, अम्लीय। तो स्टमक का जो एसिड होता है, स्टमक एसिड और गैस्ट्रिक एसिड जिसको कहते हैं, स्टमक और गैस्ट्रिक एसिड है, तो ये क्या हो गया? अम्लीय हो गया, है ना, एसिडिक हो गया। आंसर इज एसिडिक। ये है, ये क्या होता है? ये जो एसिड होता है, ये एसिडिक जो होता है वाटरी होता है, पानी वाला, कलरलेस होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है ना, द्रव, ये फ्लूइड होता है। आप स्टमक के लाइनिंग में होती है, बहुत हाईली एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक, और हेल्प करता है कहाँ? फूड को तोड़ने में, फूड को ब्रेक डाउन करता है ताकि खाना आसानी से पच सके। इजी डाइजेशन के लिए फूड को ब्रेक डाउन करता है, और ये हाईली एसिडिक होता है। ये हेल्प करता है आपके बॉडी को
न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, उनको इजीली एब्जॉर्ब करने में जैसे जैसे फूड आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजरता है उसमें से न्यूट्रिएंट को आसानी से ये एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ये एसिड जो है वो हाईली एसिडिक होता है और फूड को ब्रेक डाउन करता है, सो दैट कि न्यूट्रिएंट आपके बॉडी के में अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिए जाएं। ठीक है, जब भी भोजन आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजरे। तो आंसर है हमारा 4। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज एक्सेलेंट साइट, कैन सी थिंग्स 4 times more than ह्यूमंस? किस जानवर के समूह की दृष्टि उत्कृष्ट होती है और मनुष्यों से 4 गुना अधिक देख सकता है? तो हर जानवर की अलग अलग दृष्टि होती है और उनकी दृष्टि जो है वो उनके भोजन के स्रोत पर निर्भर करता है कि उनकी दृष्टि कैसी होगी, तो वो क्या खाते हैं, उनका भोजन का क्या स्रोत है, इस पर निर्भर करता है। तो एक कोशिकीय दृष्टि, जिन जानवर के सर के किनारों पर आंख होती है उनका दृश्य क्षेत्र विस्तृत होता है। वो क्या करते हैं, इससे सर के किनारे पर आंख होने से ये शिकार का पता लगा सकते हैं और ऐसे जानवर एक समय में 2 अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब वो सीधे देखते हैं तो उनकी दोनों आंख एक ही वस्तु पर केंद्रित होती है, लेकिन इधर उधर देखने के लिए उनको अपने सर हिलाने की जरूरत नहीं होती है। तो इस जहां तक हम देख सकते हैं वहां वो 4 बार देख सकते हैं। उदाहरण में क्या आता है, पतंग, चील और गिद्ध। तो ये सबसे अच्छी दृष्टि जो मानी जाती है कि उत्कृष्ट दृष्टि किसकी हुई, कीट, पतंग और चील और गिद्ध का। क्यों? क्योंकि इनकी दृष्टि सर के ऊपर में आंखें होती है और एक समय में उनका सर के किनारे पर आंख होती है और दृश्य क्षेत्र जो होता है उनका विस्तृत होता है। ठीक है, और एक शिकार का पता लगा सकते हैं और एक समय में 2 अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो ये हुआ एक। और दूसरा है द्विनेत्री दृष्टि, जिसमें कि जिन लोगों के सिर के आगे तरफ उनके पास दूरबीन दृष्टि होती है, तो इस शिकार करते समय ये दूरियों का अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें उन्हें देखने के लिए सर को हिलाना पड़ता है, लेकिन ये काइट्स, ईगल्स और वल्चर्स को सर हिलाना नहीं पड़ता है। तो ये जो है ना, काइट, ईगल्स और वल्चर्स मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं, लेकिन जो दूरबीन दृष्टि होती है मनुष्य और जानवर और पक्षी में होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया पतंग, चील और गिद्ध। या तो ये क्या हुआ कि हर अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग विजन होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजन होता है, वो उनके खाने पर निर्भर करता है, सोर्स ऑफ फूड पर। तो मोनोक्यूलर विजन, जिसका एक दृष्टि होता है, एक कोशिकीय दृष्टि होता है, उनका साइड हेड के साइड में होता है, जैसा हमने अभी बताया। और ये डिटेक्टिंग, इससे ये शिकार का पता लगाते हैं और वो 2 चीजों को एक साथ देख सकते हैं और अपने सिर को हिलाए बिना वो बहुत चारों ओर देख सकते हैं। इनका विजन जो होता है मनुष्य से 4 गुना होता है। और बाइनोकुलर विजन जो होता है उसमें मनुष्य आता है, ह्यूमन आते हैं, बर्ड्स आते हैं, ये इन्हें इधर उधर देखने के लिए सर को हिलाना पड़ता है। आई थिंक इट इज क्लियर। अगला क्वेश्चन पे चले हम, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग tools will be appropriate for assessing social personal qualities of children engaged in learning EVS group through work? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण या समूह जो है वो बच्चों को समूह कार्य के माध्यम से ईवीएस सीखने में सामाजिक या व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए उपयुक्त होगा? तो इसमें सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या है इसको जानने के लिए कि ईवीएस की लर्निंग में लगे बच्चों का सोशल पर्सनल क्वालिटीज को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा ओरल प्रश्न जब भी किया जाएगा ना, तो बच्चे जब जवाब देंगे
तो उनका सारा गुण पता चलेगा, सोशल और व्यक्तिगत गुण का भी आकलन होगा ईवीएस सीखने में। पेपर पेंसिल टेस्ट में उनका सामाजिक गुण नहीं पता चल पाएगा, व्यक्तिगत गुण तो नहीं, बोलने से ये सारी चीज़ें पता चलती है, आप किस तरह से बोलते हो, किस तरह से रिस्पॉन्स करते हो, आप लोगों से किस तरह से मिलते हो, ये सब बातचीत से पता चलता है। रेटिंग स्केल, असाइनमेंट और पेपर पेंसिल टेस्ट से ये पता नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज डज नॉट एडवोकेट दैट, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति इस बात की वकालत नहीं करती कि बच्चे बहुत सारे, चिल्ड्रन मेक फ्यूअर मिस्टेक्स, बच्चे कम गलतियां करते, ये पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति नहीं बताती। ये भी नहीं बताते कि चिल्ड्रन कैन गेट स्पेस लर्निंग बाय डूइंग, बच्चों को करने से सीखने की जगह मिलती है। ये इन्वायरमेंट स्टडी से नहीं पता है, चलती है, लेकिन ये पता चलती है, सॉरी नेचर ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज इस बात की वकालत नहीं करती है कि चिल्ड्रन आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, इस चीज की वकालत नहीं करते कि बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, बाकी चीजें तो बता, चिल्ड्रन गेट ए लॉट ऑफ स्पेस टू, ठीक है, ये भी सही है, ये भी लर्निंग बाय डूइंग करने के लिए मौका मिलता है पर्यावरण का अध्ययन करने में, और वो पर्यावरण का जब अध्ययन करते हैं खुद से तब उनको वो कम मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन ये इस बात को नहीं बताता कि बच्चे बहुत सारे प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, Which one of the following disease may be caused by stagnant water? Stagnant water मतलब रुका हुआ पानी, ठहरे हुए पानी से कौन सा रोग हो सकता है? मलेरिया, पोलियो, न्यूमोनिया और एड्स। तो मलेरिया एंड डेंगी दो है, मलेरिया और डेंगी दो ऐसी बीमारी है, डेंगू जिसको कहते हैं हिंदी में, ये दोनों रुके हुए पानी से हो सकता है, क्योंकि ये मच्छर से होता है। हालांकि डेंगी यहाँ पर नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रही हूँ कि कहीं आए तो आपको समझ में आए। तो ये मेन डेंजर्स ये स्टैग्नेंट वाटर से फैलते हैं, क्योंकि मच्छर से ये बीमारी होती है। डेंगी जो होता है ना, वो पैर के नीचे, घुटना से नीचे मच्छर को काटने से होता है। तो ये मच्छर, ठहरा हुआ पानी जो है ना, वो मच्छर के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, वहाँ मच्छर पनपते हैं, अंडे देते हैं और मच्छर होते हैं और डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं। तो स्टैग्नेंट वाटर जो है, ठहरा हुआ पानी, बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये बहुत सारे मच्छर और पैरासाइट्स को पनपने का मौका देता है, इंक्यूबेटर हो जाता है। लेकिन रनिंग वाटर जो होता है वो बैक्टीरिया और पैरासाइट्स को पनाह नहीं देता, इसलिए इसका आंसर होगा मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन आवर कंट्री इज कोल्ड डेजर्ट? हमारे देश में कौन सा स्थान शीत मरुस्थल है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग, इसमें से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो शीत मरुस्थल हमारे देश में जो है वो कोल्ड डेजर्ट क्या है, जिसमें बहुत ठंड पड़ती है, जाड़ों में बहुत ठंड पड़ती है, और ये माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं। तो हमारे देश में जो कोल्ड डेजर्ट है वो लद्दाख में पाया जाता है। लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट है इंडिया में, और ये हिमालय में सिचुएटेड है। कहाँ है? हिमालय में। और ये मानसून से अफेक्टेड नहीं होता है, डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय मानसून। क्यों? क्योंकि ये रेन शैडो में पड़ता है। रेन शैडो में मतलब पेड़ के, पहाड़ के पीछे होने से ये वहां तक, हिमालय के चलते यहाँ पर रेन शैडो एरिया बन जाता है, पानी वहां नहीं पहुंचता है। रेनफॉल इस रीजन में केवल बहुत कम रेनफॉल होता है, 10 cm रेनफॉल ओनली। और इसके अलावा क्या है कि सब अंटार्कटिक पोलर डेजर्ट का सबसे बड़ा है, वो अंटार्कटिका का कॉन्टिनेंट को कवर करता है। सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट है आर्कटिक पोलर डेजर्ट, और
अंटार्कटिक पोलर डेजर्ट सबसे बड़ा है, उसके बाद सेकंड है आर्कटिक, और अंटार्कटिका जो है वो कूलेस्ट प्लेस है अर्थ में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लिया। अभी और भी कोल्ड डेजर्ट्स हैं जिसमें अंटार्कटिक, आर्कटिक, ये सारे आते हैं। तो कोल्ड हॉट सब तरह के डेजर्ट हैं जिनको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ करेक्ट पेयर। इसमें डांस के पेयर्स दिए हैं, उसमें से एक ही सही है, बाकी सारे गलत हैं, आपको सही वाला बताना है। ठीक है, तो है पहला आसाम बिहू, ओडिशा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावणी और कर्नाटका कथक। तो ये जो है ना असम का, ये पहला ही क्वेश्चन खाली सही मैचिंग है, बाकी सब गलत है। आंसर इज 1। असम का बिहू है। ओडिशा का डांस को हम क्या कहते हैं? ओडिशा का हम एक सीख लेते हैं इसी बहाने। ओडिशा का डांस है ओडिसी। और तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। कर्नाटका का है कुनीथा, और नहीं तो कथकली भी बोलते हैं, है ना। महाराष्ट्र का है लावणी। और उसके बाद यूपी का है कथक। तो ये आपको दूसरे प्रश्न में भी मदद करेगा। ठीक है, so that's all for today. Thank you.